हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आ गया हूं। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों का कमेंट था सर हिंदी भी 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों को पक्का कराने वाला हूं। टेंशन लेने की बिल्कुल 1% जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बस लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि मेरे पास पेपर है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2022 का है 801 AB जो पेपर है, इसका मैं सोल्यूशन कराने वाला हूं आप लोगों को। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। यहां से क्वेश्चन बनना तय है। यहाँ जो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं वो सारे क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बस फर्क यही है कि बहुविकल्पीय आएंगे 20 नंबर के, बाकी पूरा का पूरा वही रहने वाला है। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन देखे होंगे हम लोग इसका, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो है। पूरा समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा वादा है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए। सबको मालूम समय तो वही रहने वाला है आप लोगों का, 3 घंटा 15 मिनट का ही समय आप लोगों को मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, बस 20 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा, 50 नंबर का लिखित रहेगा। जैसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, देखिए ऐसे ही बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। जैसे यहाँ बोला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। जैसे बोला है यहाँ पे कि प्रेमचंद्र एक, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को अच्छे से। जैसे बोला है, प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा बोला है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा बोला है कि ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। चौथा बोला कि मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इसका राइट आंसर दो ही होगा। ठीक है, मतलब ये वाला होगा। ठीक है, इस तरह आपको ट्रिक लगाने होंगे कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती ही है। तो ये दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो पहला प्रश्न था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मैं छोटा करता हूं ताकि दिखे आप लोगों को अच्छे से। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, ये वाला प्रश्न देखिए अब यहाँ से। जैसे यहाँ पे मैं सबको सोल्यूशन करा दूंगा आप लोगों को। बोला है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे 4 कृतियां दिया हुआ है और 4 कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम पूछा है। यहाँ पे किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए पहला दिया है यहाँ, 4 में से किसी एक ही बताना है, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को चारों। देखो पहला पहला क्या है यहाँ पे, बोला है कि सेवा सदन। तो सेवा सदन जो कृति है, तो सेवा सदन के लेखक कौन है, तो मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सेवा सदन। ठीक है, आप पूरा याद कर लीजिएगा, किसी कीमत पे यहां से प्रश्न बनना तय है। सेवा सदन जो कृति है उसके जो लेखक हैं वह है आपके प्रेमचंद्र जी। कौन है, प्रेमचंद्र जी। यहाँ पे इनका लिख दीजिएगा प्रेमचंद्र जी। क्लियर, बिल्कुल। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा है कि चंद्रगुप्त। दूसरा यहाँ पे चंद्रगुप्त, यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त जो कृति है, चंद्रगुप्त। हालांकि ये कहीं पूछा है ना हमसे, लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं आप लोगों को। चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जो कृति है उसके लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैं लिख देता हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा, तीसरा क्या है यहाँ पे, देखो अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। तीसरा है यहाँ पे बर्फ की गुड़िया। तीसरा है यहाँ पे बर्फ की गुड़िया, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। बर्फ की गुड़िया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया, ये जो बर्फ की गुड़िया जो कृति है उसके लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे जयप्रकाश भारती। कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जयप्रकाश भारती। ठीक है, इसके बाद क्या है, अतीत के चलचित्र। चौथा है आप लोगों का अतीत के चलचित्र। तो अतीत के जो चलचित्र जो आप लोगों के पास यहाँ पे कृति है, चलचित्र। तो इस कृति के जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहला का पूरा सोल्यूशन करा दिया, इसमें पूरा हमने बता दिया। ठीक है, यहां से जरूर एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को 2022-23 एग्जाम में। ठीक है, 2023 एग्जाम में यहाँ से एक बहुविकल्प 100% बनेंगे। तो यहाँ से भी हो गया। इसके बाद देखिए ग वाला क्या बोला है, यहाँ से ग वाला सोल्यूशन देखते हैं। ग हमको बोला है कि कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। ठीक है, बड़ा करके पहले प्रश्न पढ़ा देता हूं आप लोगों को। कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय, ये पूछा है। तो देखिए कलम के सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो वो हो जाएंगे प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं प्रेमचंद्र जी का, यह ग हो जाएगा। ग की बाद घ वाला देखते हैं। घ यहाँ पे दिया हमको
कि किसी एक एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक एकांकी के लेखक का नाम पूछा है, तो किसी भी एक एकांकी के लेखक का आप नाम लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, सिंपल नाम होता है उनका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। इसके बाद क्या है आप लोगों का, ड़, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार, तो ड़ में लिखेंगे आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो यहाँ पे उनका नाम लिख लीजिए आप लोग, विष्णु प्रभाकर जी, विष्णु प्रभाकर जी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया 2-2 नंबर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा का यहाँ पे क लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे छायावाद की, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं, यही आपको पूछ देगा कि छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं, और जो विशेषता दिया रहेगा उसको बहुविकल्पीय बना देगा, आपको आंसर में से छांटना होगा। तो छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और याद रख जाइएगा क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो पहला व्यक्तिक, पहला हो जाएगा व्यक्तिक, व्यक्तिक अनुभूति, व्यक्तिक अनुभूति की प्रबलता, की प्रबलता, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभूति की प्रबलता। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा भी लिख देता हूं, रहस्य भावना, सिंपल याद कर लीजिएगा आप लोग, रहस्य भावना, रहस्य भावना। ये दो हमने आप लोगों को छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखवा दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा का यहाँ पे हम लोग ख लिखेंगे। देखिए दूसरा ख प्रश्न क्या पूछा है उसको देखते हैं। तो दूसरे का ख यहाँ पे देखिए क्या बोला है, रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। अब रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां। ये भी प्रवृत्तियां याद होना चाहिए क्योंकि विकल्प भी देगा। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, अब इसी को बहुविकल्पीय बना देगा, ठीक है। बस आप लोगों को याद होना चाहिए, विशेषताएं या प्रवृत्तियां दोनों एक ही होती हैं। विशेषताएं पूछ देगा या तो प्रवृत्तियां पूछ देगा, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। कौन कौन सी है मैं लिखवा देता हूँ। रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, पहला है यहाँ पे आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तो आप लिखोगे आश्रयदाताओं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और दूसरा जो है उसका हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रमुखता, श्रृंगार रस की प्रमुखता, प्रमुखता है इसे लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों याद होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद दूसरा का यहाँ पे ख भी खत्म हो गया, अब दूसरा का ग देखेंगे। तो देखो दूसरा का ग पूछा है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए, ठीक है। किसी भी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है, मतलब दूसरा का ये आप लोगों का ग है। तो किसी भी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिख लीजिए, जैसे मैं नागार्जुन लिख देता हूँ, नागार्जुन, ठीक है। सिंपल भी रहेगा, याद भी हो जाएगा आप लोगों को, नागार्जुन। इसी को बहुविकल्पीय बना देगा वो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। बोला है पहला दो गद्यांश है, दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का देना है। मैं इसको हटाता हूँ, साइड करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा। जैसे बोला कुशांक का जो अर्थ सबसे भयानक होता है, यह किसी केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बोला है कि इसका आप संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक के क्या क्या बताया है ये बताइए। तो या तो आप पहला वाला कर सकते हो, कुसंग, ये वाला कुसंग का जो सबसे भयानक होता है 6 नंबर के लिए आएगा, ये तो फिक्स है, इस बार भी 6 नंबर का ही आएगा। या तो ख वाला में से कर लो कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसे सुंदर भवन बना लिया गया। तो ये दोनों में से किसी एक को ही करना है। हालांकि मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूँ इसका, ठीक है। इसका मैं दोनों आप लोगों को बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं इसका वाला कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। तो ये वाला आप लोग जो गद्यांश है, इस गद्यांश को नोट कर लीजिए। पूछा है पहले संदर्भ, तो चलिए सबसे पहले इसका लिखेंगे हम लोग संदर्भ। तो चलिए संदर्भ इसका लिखते हैं। संदर्भ में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो चलिए संदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे प्रश्न उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर तीसरा का तो प्रश्न उत्तर तीसरा का यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पहले, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे संदर्भ, यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ मैं संदर्भ। तो देखिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संदर्भ में वही लिखेंगे और यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर मिल जाएगा जैसे ही आप इसका संदर्भ लिखते हो। संदर्भ के बाद बोला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां पे रेखांकित अंश दिया है यहाँ पे कि कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक आप लोगों का इसको व्याख्या बताना है जो कि 2 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए व्याख्या इसका कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो वही दूसरा हमने लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। कह रहे हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। ये आप लोगों का रेखांकित अंश का व्याख्या, मतलब इसको एक्सप्लेन में किया जाए तो वो कह रहे हैं शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि बुरी संगति बहुत बेकार होती है। जैसे आपको घातक बुखार हो जाएगा तो आपको शरीर को नष्ट कर देता है बुखार, कभी कभी तो प्राण भी ले लेता है। इसी प्रकार बुरी संगति भी जो है बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, आपको हमेशा वो नष्ट कर देगी, आपको हमेशा वो गलत रास्ते पे ले जाएगी, ठीक है। वो आपकी नैतिकता और सदाचार और मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं वो। तो बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से भी 2 नंबर आप लोगों को मिल गया, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक के क्या बताया, मतलब लेखक ने, यहाँ पे के नहीं होगा, लेखक ने होगा, ठीक है। लेखक ने क्या बताया है, मतलब युवा पुरुष की संगति में जो लेखक है वो क्या बताए हैं। तो देखिए उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 2 नंबर दिलाएगा हमें, कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो युवा पुरुष की बुरी संगति होगी तो हमेशा आपको अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराएगी। अगर आपकी युवा पुरुष की अगर मित्रता आपकी अच्छी है, किसी अच्छे लोगों से है, तो वो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, हमेशा आपको अग्रसर करेगी, आगे बढ़ने की चेतना देगी, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो गया, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों में से कोई एक ही करना था, तो एक हमने कर दिया, लेकिन इसको भी मैं करूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, तो इस बार भी 2023 बोर्ड में पूछा जाएगा। इसका भी सोल्यूशन आप देख लो। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसे उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर हमारी मूर्ति विहस उठी, भीतर की समुची दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों को एक दुनिया ही बसा दी गई, ठीक है। ये जो आप लोगों का गद्यांश दिखाई दे रहा है ये भी आप लोगों को 6 नंबर का है। यहाँ पे भी 3 प्रश्न है। पहला कि आप इसका संदर्भ लिखिए, फिर इसका आप व्याख्या कीजिए और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है गद्यांश के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर आप लोगों को इसमें भी मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम कराने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे संदर्भ, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो चलिए देखिए संदर्भ यहाँ पे मैं लिख के लेके आया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो संदर्भ यहाँ लिखेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन श्री भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं, अजंता शीर्षक से उद्धृत लिया गया है, ठीक है। बस इतना ही आप लिखोगे, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश का मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई, ठीक है। यहाँ की व्याख्या कर रहे हैं इतनी लाइनों की, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया, तत्पश्चात उसे चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानव चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई हो, ठीक है। तो यहां तक रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को अच्छे से नोट कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 100% 2023 बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, ये हर साल आते हैं, आप पेपर
कोई सा भी हिंदी को उठाकर मैच करा सकते हो कि कौन सा गद्यांश कौन सा पद्यांश पूछा जाता है। तो ये वाला सबसे ज्यादा दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इतना ही लिखोगे 2 नंबर आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाना है। इसके बाद हमको एक प्रश्न और बोला है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तीसरा यहाँ इसका पॉइंट यहाँ पे है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप बना दिया गया। पहाड़ जो थे उसको काटकर किसका, भवन का रूप बना दिया गया। दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ गद्यांश, और यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। अगला यहाँ पे आप लोगों का जो है, अब चौथा प्रश्न स्टार्ट होगा, पद्यांश स्टार्ट होगा। गद्यांश तक तो कंप्लीट हो गया। अब चौथा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य का संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सुनी सुंदर बैन सुधारा साने, सायानी है जानकी जनी भली, तिरछे करी नैन दे संति ने मुजाई कछु, मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर शोभे सवे अवलोकती, लोचन लागू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजूर कंजकली। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ये पद्यांश मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, कुछ होमवर्क भी आप लोगों को करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आप लोगों को ये मिल जाएगा, और ये भी होमवर्क में दे देता हूँ मैं आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बल पर निर्भर हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पूरा। करो करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वही पुण्य क्षेत्र है, अमल समीप त्याग से विलसती आत्म के विश्वास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दोनों होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन आप दोनों याद करके जाना। ठीक है, क्योंकि दोनों में से जरूर एक देगा आप लोगों को, तो दोनों याद कर लोगे तो आप लोगों का यहाँ से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जीवन परिचय को लेकर, पांचवा जो प्रश्न है, तो जीवन परिचय भी तो आप लोगों का होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि पूरा दिया है किताब में आप लोगों को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जय शंकर प्रसाद, ये तीनों आप लोग अगर याद कर ले तो इससे बाहर थोड़ी जीवन परिचय पूछाएगा आप लोगों को, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। जीवन परिचय यहाँ तक याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कवि का जीवन परिचय देख लेना। कवि का जीवन परिचय सूरदास, बिहारी, मैथिली, शरण गुप्त, ये तीनों याद कर लोगे तो इससे बाहर भी नहीं जाएगा। तो जीवन परिचय कवि और लेखक का दोनों याद कर लेना। तो अगर परेशानी होती होगी तो बता देना, मैं शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को कम शब्दों में कैसे आप जीवन परिचय लिखते हैं वो बता दूंगा, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं। ठीक है, तो यह संस्कृत का गद्यांश है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति भाषा क्षेत्र केंद्र अस्ति। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हमें पूछेगा कि हिंदी के अनुवाद पूछेगा इसका। ठीक है, तो इसका हिंदी का अनुवाद कैसे किया जाता है मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका देख लेते हैं हम लोग, संदर्भ प्रसंग और अनुवाद देखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख के लेकर आया हूँ, पूरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग में कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। मतलब पूरे के पूरे जो आप लोगों का गद्यांश दिया था इसमें वाराणसी के इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसका आप अनुवाद करोगे, जो पूरा का पूरा यहाँ पे एक बार नोट कर लो, मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तब जाके इसका अनुवाद करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है तो फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। कह रहा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र बस्ती है, यहीं से संस्कृत और साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, तो यह इसका पूरा का पूरा अनुवाद का अर्थ है, आप इसको नोट कर लो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लोगे, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न 6वां। इसके बाद इसका अथवा दिया है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो एक और ऑप्शन दिया है, ये तो गद्यांश है, वो ऑप्शन पद्यांश का है कि पद्यांश भी कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो पद्यांश है, और ये पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, कि बंधम मरणम वापी जियो वाजी पराजया उपयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करना चाहोगे तो इसको कर लो। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।